गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। कल हम पढ़ रहे थे वेरियस टाइप ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेट, स्ट्रीट प्लेस एंड मीडिया जो कि पब्लिक ओपिनियन बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उसको हेल्प करते हैं, है ना। एंड द टॉपिक वाज एजेंसीज दैट हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। हमने उसमें पढ़ा था प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्ट्रीट प्लेस, इंटरनेट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक्स बचे हैं इसमें। पहला होता है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अ ग्रुप ऑफ सम पीपल जो कि एक ही तरीके की बात को शेयर करते हैं, यानी कि उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी का मतलब कोई ऐसी बातें जो उन सभी की नज़र में सेम अच्छी हैं और सेम बुरी हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं कोई आइडियोलॉजी रखती हूँ, मेरे नज़र में ये काम अच्छे हैं, ये काम हमें करने चाहिए और ये काम हमें नहीं करने चाहिए, तो दैट विल बी माई आइडियोलॉजी। अब आप अगर मेरे साथ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और आपकी भी अगर वही सोच है जो मेरी है, आपकी नज़र में भी वही चीज़ें सही हैं करने लायक और वही चीज़ें हैं छोड़ने लायक, तो आपकी और मेरी आइडियोलॉजी सेम कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी में इतने सारे पॉलिटिशियंस होंगे तो वो किसी भी पार्टी को कब ज्वाइन करेंगे? जब वो उस पार्टी की बातों से एग्री करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए बीजेपी में इतने सारे लोग हैं तो उनको ऐसा लगता है ना कि हाँ, मैं ये बीजेपी वाले सही कर रहे हैं इसीलिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन करूँगा। दैट्स मीन्स कि उन सबकी आइडियोलॉजी सेम रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी सेम रहेगी। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? ऐसे पॉलिटिशियंस का ग्रुप जिनकी आइडियोलॉजी सेम है वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। देश के और लोगों के वेलफेयर के लिए ये लोग काम करते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने देश के लिए या लोगों की कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे तो उनको वोट नहीं मिलने वाले। इसीलिए जनरली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इस बात को ध्यान में रखती हैं और हमेशा अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा, इसके बाद दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ये आपको पता ही है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, आपको शायद नहीं भी पता हो, वैसे 6th क्लास में पढ़ाया तो होगा, मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है, तो सुन लो कि क्या होता है कि जब हम इलेक्शंस होते हैं, हम वोट देने जाते हैं और फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर जगह से एक कैंडिडेट विनर होता है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट विनर कैंडिडेट हो जाता है। अब ऐसे ही सारे विनर कैंडिडेट मिल के कहाँ जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर देखा जाता है कि किस पार्टी के सबसे ज़्यादा विनर कैंडिडेट्स आए हैं, ठीक है। वहाँ पे मान लो 500 550 के करीब जितनी भी सीट्स होती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे वो विनर पार्टी हो जाती है और जो बाकी होते हैं वो विनर पार्टी नहीं होते। तो जो विनर पार्टी होती है उसको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है रूलर पार्टी और एक होती है अपोजिशन, ठीक। और हमने ये भी पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? विथ, या हम कह सकते हैं कि पीपल विथ सेम आइडियोलॉजी, है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब रूलर पार्टी कौन सी हो गई? जो सबसे ज़्यादा विनर कैंडिडेट जिस पार्टी के होते हैं वो रूलर पार्टी होती है या रूलिंग पार्टी होती है, सॉरी। तो अब इस पार्टी में से सब लोग मिलकर अपना एक नेता चुन लेते हैं, ठीक है, अपना एक लीडर चुन लेते हैं और फिर वो होता है प्राइम मिनिस्टर। अब वो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? वो अपने बहुत सारे मंत्रियों की एक लिस्ट बनाता है कि इन कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाता है कि इनको मैं अपने मिनिस्टर की टीम में शामिल करना चाहता हूँ। फिर इन दोनों को कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो इस तरीके से एक तो हो जाती है रूलिंग पार्टी जिसमें कि इसी पार्टी का एक जो नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और प्राइम मिनिस्टर अपनी मंत्रियों की एक टीम बनाता है और बाकी सब लोग इसके सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब बाकी जो लोग होते हैं जो कि विनिंग पार्टी नहीं है वो सब क्या कहलाते हैं? अपोजिशन में। अपोजिशन पार्टी जो होती है वो कोई एक भी हो सकती है, इतने सारे जितने भी होते हैं वो सब अपोजिशन में कहलाते हैं, ठीक है।
अब अपोजिशन का काम क्या होता है, जो भी रूलिंग पार्टी के मंत्री कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी वाले जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये नज़र रखते हैं। दे हैव अ आई टू वॉच ईच एंड एवरी वर्क विच इज़ डन बाय द रूलिंग पार्टी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अगर कुछ भी काम करते हैं तो ये लोग नज़र रख रहे हैं, तो क्या होता है, रूलिंग पार्टी वाले थोड़ा आराम से ध्यान से काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने कुछ गलत काम कर दिया और अपोजिशन वालों ने बोलना शुरू कर दिया तो अगली बार हमें वोट नहीं मिलने वाले। ठीक है ना, तो अगली बार पता चला ये यहाँ आ गए और ये यहाँ आ गए, तो इसीलिए रूलिंग पार्टी के ऊपर नज़र रखते हैं अपोजिशन वाले, उनके हर काम को। और एक और फ़ायदा होता है, अगर मान लो इन्होंने कोई लॉ बनाया, ठीक है, अब इनको लगा कि हमारा लॉ बिल्कुल सही है, लेकिन अपोजिशन पार्टी वाले तो यही देखने के लिए बैठे, उसकी बुराइयां निकालने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो इन्होंने उसकी बुराई निकाल दी, तो उस वाली बुराई को, उस वाली गलती को इन्होंने फटाक से सुधार कर लिया। तो अपोजिशन वाले जो होते हैं वो एक तरीके से इनकी हेल्प भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, भले इनको पता नहीं है लेकिन अनजाने में इनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों के पास वो लॉ पहुंचेगा तब तक उसमें छोटी से छोटी मिस्टेक भी सुधारी जा चुकी होगी। यानी कि जब तक लोगों के पास वो लॉ पहुंचता है तब तक वो लॉ पूरी तरह से करेक्शन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी काम करते हैं। तो आपको समझ में आया कि व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल who have same ideology। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी दो तरीके की होती है, रूलिंग पार्टी होती है और अपोजिशन पार्टी होती है। चुनाव में जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जीतते हैं वो तो रूलिंग पार्टी कहलाती है, और जिनके कैंडिडेट्स कम होते हैं वो अपोजिशन में बैठते हैं। रूलिंग पार्टी वाले जो भी काम करते हैं उसके ऊपर अपोजिशन पार्टी वाले एकदम नज़र रखते हैं, और इससे ये फ़ायदा होता है कि इनकी छोटी छोटी गलतियों को भी सुधारने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का वो है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं और उनको सुधारने की ज़रूरत क्या होती है। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं भाई, इतने सारे लोग हैं देश में, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। अब मान लो कि रूलिंग पार्टी ने कोई लॉ बनाया, ठीक, वो किसी के लिए तो अच्छा हुआ और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक दूसरे की बातों से सहमत ना होना। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जो एक दूसरे को नापसंद कर देते हैं चीज़ों को, तो बहस हो जाती है बीच में, तो उनको कैसे सुधारा जाए। तो पहली बात तो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, उसमें भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है। तो कई बार ऐसा होता है, वैसे तो जब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, कोई पॉलिसी लाती है, तो वो ध्यान रखते हैं कि भाई सभी लोगों के वेलफेयर के लिए हो, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सिटीजन्स ही गलत समझ लेते हैं, या किसी भी कारण से ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ें हिंदूज़ को अच्छी लगी और मुस्लिम्स को अच्छी नहीं लगी, मुस्लिम्स को ये लग गया कि नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, या क्रिश्चियंस को ऐसा लग गया कि हमारे लिए ठीक नहीं है ना। पर वो भी तो इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो इंडिया के सिटीजन होने के नाते उनको ये अधिकार है कि वो फटाक से बात बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं। कभी किसी को गलती से हर्ट हो गया किसी बात से तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। कैसे कैसे कोशिश की जाती है, आपकी बुक में लिखा है नेगोशिएशन से, मीडिएशन से और कॉन्सिलेशन से। नेगोशिएशन मतलब कोई भी चीज़, जिस भी चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसको थोड़ा नेगोशिएट कर दे कि हाँ इसमें ये सुधार कर देंगे, कोई बात नहीं है, नेगोशिएट कर लो, ठीक है, मान सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मीडिएशन। कई बार क्या होता है कि दो ग्रुप्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं मान लीजिए, तो बीच में आ जाते हैं। मीडिएशन का मतलब होता है बीच बचाव करना कि हाँ भाई तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, दोनों शांति रखो, हम देखते हैं, ऐसा है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब दो छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं तो मम्मी पापा आ जाते हैं ना बीच में कि अरे तुम अपना काम करो, तुम अपना काम, अभी मैं देखता हूँ। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी कई बार ऐसे ही करती है। मान लीजिए कोई कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, इनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो गवर्नमेंट के जो लोग होंगे वो बीच में आके मीडिएशन करेंगे कि अच्छा ठीक है हमें बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो सॉल्व कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्यूशन होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का। तीसरा होता है कॉन्सिलेशन। वो मतलब किसी को बहुत गुस्सा होने से रोक देते हैं कि भाई रुको रुको, दंगे फसाद मत करो, इतना गुस्सा मत करो, बात
बात आराम से बैठ के कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उस बात को हम सोच सकते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं किसी भी कारण से, उनका हम रिजोल्यूशन कर लेते हैं, उनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर। एक छोटा सा एग्जाम्पल अच्छा दिया है, वो मैं आपको बताना भूल गई। जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था। कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या था? साउथ इंडिया में एक नदी है जो कि कावेरी नदी कहते हैं, कावेरी रिवर आपने सुना होगा। तो उसमें क्या 2 डैम्स हैं, और वो जो है ना नदी, वो तमिलनाडु और कर्नाटका मतलब उसका जो पानी है, उस नदी का जो पानी है वो तमिलनाडु वाले भी यूज़ करते हैं और कर्नाटक वाले भी यूज़ करते हैं। तो अब दोनों में प्रॉब्लम हो गई, उस पर 2 डैम्स भी बना रखे हैं, एक तो मैट्टूर डैम है, हाँ, और एक है कृष्ण राजा सागर डैम करके बनाया हुआ है ना। अब भाई दोनों ही लोग उसका पानी यूज़ करते हैं उस नदी का। तो कुछ टाइम बाद तमिलनाडु वालों ने कर्नाटक वालों को ये बोला कि जो कर्नाटक वाले लोग हैं वो अच्छे से पानी नहीं आने दे रहे हैं, हमारे तरफ खेती करने के लिए पानी प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, इनफ वाटर नहीं आने दे रहे हैं। तो इस बात पर उनमें डिस्प्यूट हो गया था, ठीक है। तब फिर जो गवर्नमेंट थी उसने एक मेडिएशन टाइप किया, उसका एक सॉल्यूशन निकाला था, और उस वक्त उन्होंने कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को वो किया था, मतलब एंश्योर अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो थी उसने सेटअप किया, हैड सेटअप द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। इसको सेटअप करके उनका जो पानी का जो विवाद था, उनका पानी का जो डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व किया था। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। ऐसा बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसको कि सरकार अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करती है, चाहे तो मीडिएशन के थ्रू करती है, चाहे फिर वो अपना कॉन्सिलेशन के थ्रू करती है ना। इस तरीके से ये चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। सो द चैप्टर वॉज की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। पहली बात तो हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी आई कैसे, ठीक है। इसके बाद मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, बेसिक फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। इसमें हमने इक्वलिटी जस्टिस के बारे में पढ़ा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक रज़िया सुल्ताना एक लड़की है जिसने कि बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत अचीवमेंट भी किया है, उसके बारे में हमने पढ़ा। लोगों का कैसा पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेसी में, वो पढ़ा। किस किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, वो पढ़ा। और पब्लिक ओपिनियन क्या होती है और पब्लिक ओपिनियन किसकी हेल्प से की जा सकती है, वो पढ़ने पढ़ा। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं वो कैसे सुलझाई जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सुलझाता है, ये पढ़ा, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर। टुमारो यू विल गेट द PDF ऑफ दिस चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली, ओके। सो एक बार इसको अच्छे से रीड करो चैप्टर को, कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन कंटैक्ट मी। एक बार पूरी रीडिंग लगाओगे अच्छे से समझ में आएगी बात, नहीं लगाओगे सिर्फ PDF रटोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ में। फिर मुझे मत बोलना कि मैडम आपने ठीक नहीं पढ़ाया, क्योंकि टीचर्स तो सब अच्छे से पढ़ाते हैं, आप कितना पढ़ते हो वो भी तो डिपेंड करता है, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।